नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल, जो नए तेवर और क्लेवर के साथ आपके सामने हाजिर है। आपको अब सीधे लेकर चलते हैं उभरता उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव में, जहां हमारे इनपुट हेड मनोज राजन त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र। मैं मनोज राजन त्रिपाठी और आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का सबसे बड़ा नेटवर्क जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारा ये चैनल अब एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ रीलॉन्च हो चुका है। कल इसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीलॉन्च किया और हमें बताया कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही, भले वो इनकाउंटर के मुद्दे हो, भले वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो। उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में हर विपक्षी पार्टी का जवाब दिया और आज हमारे पास अपने तीखे तेवरों के लिए प्रख्यात केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे साथ मौजूद है। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। और धन्यवाद मनोज जी। मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर तीखे सवाल फेस करेंगे, हमारे साथ रूबरू रहेंगे और उनका जवाब भी देंगे जरूर। लेकिन सबसे मेरा पहले पहला सवाल आपसे, सबसे पहले राम मैं तो मंदिर आज मुद्दे को लेकर ये विपक्ष इतना हमलावर क्यों है आपके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। आज भी लोग मना रहे हैं, कल भी मना रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान श्री राम के लिए भी और श्री श्याम जी के लिए भी और भगवान परशुराम जी के लिए भी मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जो लोग हमला कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। और जो मुद्दा विहीन होता है, ऐसे विषय निकालता है जिन विषयों में कोई तथ्य नहीं रहता। देश नहीं, दुनिया का हर राम भक्त आज, या मैं कह सकता हूं गर्व से उसकी छाती चौड़ी है कि रामलला की जन्मभूमि पर 500 साल के बाद भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। चारों तरफ खुशी की लहर है। यही इन लोगों के दुख का कारण है, यही इनके विरोध का कारण है, यही इनके हताशा और निराशा का कारण है जी। नहीं मौर्य जी, बीच में एक चीज जानना चाहूंगा कि क्या वजह है जिस तरीके से, हालांकि पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, लेकिन यह जानना चाहूंगा कि कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं जो विपक्ष की बात है, कहीं इसको कवर अप करने के लिए, इसको कहीं दबाने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि धर्म की आड़ ली गई? मैंने कहा ना कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। कोरोना संक्रमण केवल हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में नहीं है, कोरोना का संक्रमण पूरे विश्व में है। और जैसे जैसे इस संक्रमण का विस्तार हुआ, चाहे देश के अंदर चाहे दुनिया के अंदर, पहले जांच कम होती थी तो नंबर कम आते थे। आज जांच अधिक हो रही है तो नंबर अधिक आएंगे। लेकिन हम यह प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना से मुक्त हो हमारा देश, हमारा प्रदेश, और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो सेवा की जा रही है, जिसको लेकर के आम जनता बहुत संतुष्ट है और उनकी संतुष्टि ही इन लोगों की असंतुष्टि का कारण है। और मैं इनको ये, जो चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, इन सभी दलों के नेताओं को यह कहना चाहूंगा, 2014, 2017, 2019 की चोट से भी अभी अगर नहीं सीखे हैं, जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से खरा कौन उतर रहा है, अगर इन सारे विषयों की अगर यह ध्यान देते तो यह आलोचना करने की जगह जनता की सेवा में लगते। लेकिन यह सेवा की जगह केवल ट्विटरबाजी कर रहे हैं, केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जमीन पर ना काम किए हैं और ना ये जमीन में काम पहले किए थे जब सत्ता में थे, ना विपक्ष में रहकर काम करना चाहते हैं और ना ये सत्ता में अभी आने वाले हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और सभी मोर्चों पर जो वादे किए हैं एक एक करके पूरे भी कर रहे हैं, लेकिन विश्वव्यापी संकट से भी बहुत शानदार ढंग से निपट रहे हैं। यही इनकी पीड़ा का, यही इनके दर्द का कारण है जी। अखिलेश यादव कहते हैं चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली की सत्ता, आपके यहां जो भी लोग गद्दी पर हैं उनका इशारा बहुत साफ है, चाहे आपकी यूपी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, सबके सब तानाशाह हैं, हिटलर हैं। और हिटलर बहुत दिनों तक टिकते नहीं।
देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जो अपना महाज्ञान है वो मुझे लगता है अगर समाजवादी पार्टी के लिए उपयोग में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। हम ना हिटलर हैं और ना हम तानाशाह हैं, हम जनता के सच्चे सेवक हैं। जब से सरकार बनी है, चाहे केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 18 घंटे काम करना, और उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी सहित हमारी पूरी सरकार की टीम लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। जन आकांक्षाओं के हिसाब से खरे उतर रहे हैं। जो हम लोग संकल्प पत्र चुनाव से पहले लेकर के आए थे उसमें से अधिकांश चीजें हम पूरा कर रहे हैं। यही जो बेचैनी का कारण है, मैं यह मानता हूं कि सपा हो चाहे बसपा चाहे कांग्रेस, इनको लग रहा था कि 2022 में हो सकता है इनकी वापसी हो जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अलग अलग लड़ें और चाहे तीनों दल एक साथ मिलकर के लड़ें तो भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इन तीनों संगठन की तुलना में, तीनों राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत बूथ स्तर तक मजबूत है। ये इससे घबराए हुए हैं। जातिवादी राजनीति इनकी सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जातिवाद करते हैं, हम राष्ट्रवाद करते हैं, हम गरीबवाद करते हैं, हम किसानवाद करते हैं, हम रोजगारवाद करते हैं, और यह सारी चीजें इनको बर्दाश्त नहीं होती। जी, हिंदुत्ववाद छोड़ दिया आपने, चीजें इनको बर्दाश्त नहीं होती। जी, हिंदुत्ववाद छोड़ दिया आपने, नहीं हिंदुत्व सारे वाद याद दिला दिए, हिंदुत्ववाद छोड़ दिया आपने। देखिए, हम तो कह रहे हैं हम रामवादी हैं, हम कृष्णवादी हैं, हम तो कोई ईश्वरवादी तो हैं ही। हम प्रयागराज के कुंभ का इतना बड़ा मेला संपन्न करवाते हैं और 24 करोड़ से अधिक लोग आते हैं, स्नान करके जाते हैं। कोई वहां पर शिकायत करने वाले नहीं मिलते हैं, सब प्रशंसा करने वाले मिलते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में भी कुंभ का मेला हुआ था। उस समय इनके नगर विकास मंत्री जो आज जेल में हैं, उन्होंने क्या व्यवस्था फैलाई थी कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी। अगर उसको याद करेंगे तो इनको इस प्रकार के कोई सवाल उठाने का मैं समझता हूं कि विचार ही नहीं आएगा मन में। लेकिन ये अपने कार्यकाल को भूल करके केवल हमारे कार्यकाल को याद रखना चाहते हैं। अच्छा याद करें, हर चीज समझें, इससे इनकी चिंता बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारी सेवा से इनकी चिंता बढ़े। अगर विपक्ष के नाते ये अपने कर्तव्य का निर्वाह करते तो परिणाम शायद इनकी पार्टी के लिए बेहतर होता। न ये विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, न सत्ता की भूमिका निभाते। जब सत्ता में तो सत्ता के में रह करके कोई ढंग का काम नहीं किया, विपक्ष में है तब विपक्ष में भी कुछ नहीं कर रहे। आप लगातार अखिलेश पर हमलावर हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने भी आप लोगों के चयन को थोड़ा हराम तो कर ही रखा है। चाहे किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था का मामला होता हो या किसानों का मुद्दा होता हो या कहीं पे फर्जी एनकाउंटर की बात वो कहती हो कोट अनकोट करते हुए, उस पर आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। चाहे राजस्थान से बसों का मामला हो, कोरोना से बच्चे लाए गए कोटा से जो वहां ट्यूशन पढ़ते थे, वहां कोचिंग करते थे, जब भी वो कुछ कहती है तो आपको क्या लगता है कौन है आपका दुश्मन नंबर 1? अखिलेश यादव, मायावती या प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस? मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं कहता हूं स्पष्ट तौर से, उत्तर प्रदेश में बात करना आप भी अपना समय खराब करते हैं और मुझे मेरा भी समय खराब करवाते हैं। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पास केवल फोटो खिंचाने वाले लोग बचे हैं। अगर ये इतनी मजबूत और इतनी ही दमदार और इतनी ही सक्रिय नेता थी तो उस समय इनके ही पार्टी के अध्यक्ष थे, इनके ही भाई थे, श्री राहुल गांधी जी को अमेठी से चुनाव जिता करके नहीं ले जा सकी और उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे ऐसा देश और अमेठी और दुनिया को सपने दिखाने का काम कर रही थी। तो प्रियंका जी ट्विटर छाप नेता हैं और वो ट्विटर के अलावा उनका कहीं कोई मतलब नहीं है। इवेंट बनाना और उसमें कैसे स्पेस पा जाना, मीडिया के अंदर कैसे स्पेस पा जाना, जनता के बीच में ये कोशिश करती है लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाती। और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी का कोई असर ना है और ना होगा। चलिए, आपकी बात मानता हूं कि हाँ भाई, अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी जी जीती और कांग्रेस की एक गढ़ वाली जो सीट थी वो भी नहीं बची। लेकिन अचानक चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, और कल तो प्रियंका ने भी कह दिया कि ब्राह्मणों की बड़ी उपेक्षा है, और अखिलेश यादव कहते हैं कि परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, मायावती कहती है उनसे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे, और तमाम सारे पार्क, तमाम सारी योजनाएं
ब्राह्मणों के जो नेता हुए, ब्राह्मणों के जो पूर्वज हुए, ब्राह्मणों के जो आराध्य हुए, उनके नाम पर रखेंगे, तो ये ब्राह्मणों की राजनीति करने का स्पेस तो आपकी सरकार ने दिया, आप ही लोगों ने दिया, तो ये स्पेस क्यों पैदा हुआ? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मैं यह कहूंगा कि अब समाजवादी पार्टी के इतिहास को जरा अध्ययन कर लें। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या गए थे, केवल श्री राम जय राम का जाप करते हुए। उन पर गोली किसने चलवाया था? राम जी की बात हो, चाहे भगवान श्याम जी की बात हो, और चाहे भगवान परशुराम जी की बात हो, यह जो जातीयता की जहर को फैलाने की कोशिश करते हैं, इनको इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हम इस प्रकार की बातें करेंगे, हम मूर्ति लगवा देंगे, हम ये करेंगे। इस प्रकार के बयान से मैं स्पष्ट तौर से यह कहना चाहता हूं कि ना सपा को कुछ हासिल होने वाला है, ना बसपा को कुछ हासिल होने वाला है, ना कांग्रेस को कुछ हासिल होने वाला है। अगर यह सब सत्ता में रहे, सपा बसपा तो 15 साल उत्तर प्रदेश में शासन किए हैं, उस समय इन्होंने क्या किया है, इनके कारनामे कैसे रहे। इन्होंने जो भगवान की भक्ति करते थे, जो भगवान भोलेनाथ जी को कांवर लेकर के जल चढ़ाने जाते थे, उनको भजन तक नहीं गाने देते थे, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किए हैं। और मायावती जी, क्या उनको मैं कहूँ अयोध्या के साथ साथ बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के साथ साथ काशी में जो घटनाक्रम घटित हुए, उनको अगर याद नहीं तो उनको स्मरण करें, और स्मरण करने के बाद उनको ध्यान में आएगा कि इस प्रकार की बातों से उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। देश प्रदेश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए हमारी सरकार केंद्र की और प्रदेश की मिल करके लगातार जितना अच्छा काम किया है, यह इनको कैसे सहन होगा? ये आवाज दे नहीं पाते थे, या बिजली दे नहीं पाते थे, या गुंडों के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं पाते थे, या सब कुछ हमारी सरकार में हो रहा है, तो इनको सहन कैसे होगा? इसलिए सहन नहीं हो रहा, इसलिए बेचैन है। मैं इनकी बेचैनी को समझ सकता हूं, और इनको 2022 का आकलन भी है कि ये कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ने वाला है। जितने नंबर तीनों दलों के विधानसभा में हैं, मेरा सवाल भी कायम रखना मुश्किल होगा। जी, मेरा सवाल घुमा दिया, मेरा सवाल केशव जी आपने घुमा दिया। आखिर ऐसा क्या था कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार ने आपके तीनों प्रतिपक्षियों को, तीनों विपक्षियों को, तीनों अपोजिशन लीडर्स को, यानी पार्टीज को ब्राह्मण की राजनीति करने का मौका चांदी की तश्तरी पे सजा के दे दिया? तो ये ब्राह्मण क्यों करने लगे ये लोग? हम लोग जाति की बात नहीं करते हैं, हमारे पार्टी के साथ सर्व समाज का समावेश है। अगर सबसे शानदार गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो जातियों की दृष्टि से भी हर समाज को योग्य प्रतिनिधित्व रहता है, और योग्य प्रतिनिधित्व के साथ योग्य सम्मान रहता है, उनको स्थान रहता है। यह चीज इनको दिखाई नहीं देगी। इन लोगों ने जिस आधार पर इस प्रकार के इशू को खड़ा किया है, ना तो इनको ब्राह्मण समाज का समर्थन प्राप्त है, ना उत्तर प्रदेश की अन्य समाज का समर्थन प्राप्त है, ना देश के किसी हिस्से का समर्थन प्राप्त है। यह रचनात्मक काम करने की जगह ये विध्वंसात्मक काम करना चाहते हैं, विवाद खड़े करने वाले काम करना चाहते हैं। प्रदेश के विकास में इनकी कोई रुचि नहीं है, गरीब के उत्थान में इनकी रुचि नहीं है, किसान के जीवन में खुशहाली आवे कोई रुचि नहीं है। ये जो ब्राह्मणों के सम्मान की बात करते हैं, मैं अगर पूरा चिट्ठा निकालूं जो ब्राह्मणों के बड़े हमदर्द बनने वाले हैं, तो इनके कार्यकाल में अखिलेश जी स्वयं जानते होंगे, कन्नौज से बूथ पर कब्जा करने गए थे इनके लोग, और उस कब्जा को किसने रोका था, और कब्जा रोकने वाले का शीश काटवाने का काम किसने किया, तो कौन उसका जिम्मेदार है? ये स्वयं अपना कार्यकाल याद करें, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात करने का इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। जी, आपको लगता है विद इन पार्टी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है? आपके ब्राह्मण विधायक या ब्राह्मण कार्यकर्ता नाराज नहीं है किसी मुद्दे पे? नहीं, देखिए हमारी पार्टी, देखिए ऐसी पार्टी है जहां जिसको अपनी बात कहना होता है। यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र है, और इस लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जिसको जो बात जिस स्तर पे कहना होता है वो कहते हैं। कोई परिवार की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं है, कोई एक जाति की पार्टी नहीं है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके आधार पर हमारे प्रदेश के अंदर काम भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, सबको सम्मान और स्थान मिल रहा है, सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है,
इतने गौरवशाली स्थान पर आज उत्तर प्रदेश, जब हम 300 से ज्यादा सीटें विधानसभा में जीत करके आए हैं, तो जितना काम 3 साल में हुआ है, मैं दावे से कहता हूं श्री अखिलेश यादव जी के और उनकी बुआ श्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व वाली 15 साल की सरकार में उतना भी काम नहीं हुआ जितना हमने 3 साल में करके दिया है। जी, मुझे याद है जब सरकार आई थी तो आपने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि पुलिस कहर बन के टूटेगी, अपराधी या तो प्रदेश छोड़ देंगे या जेल में नजर आएंगे, जमानत कटाकर पहुंचेंगे जेल के अंदर। ये बिकरू में क्या हुआ? 8 पुलिस वाले मार दिए गए। अपराधी अपराध छोड़े या अपराधी जेल जाएं या अपराधी अगर अपराध करेंगे तो उसकी सजा पाएंगे। और मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज की स्थिति है, आम जनता निश्चित तौर से जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश की आज आप सब देख रहे हैं, उस परिस्थिति में निश्चित तौर से एक बड़ा बदल है और आम आदमी निडर हुआ है, भय मुक्त हुआ है। और यह सब जरूर कोशिश कर रहे हैं विरोधी दल के लोग कि उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा हो जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था खराब हो जाए। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं, आपकी कोई कोशिश हम सफल नहीं होने देंगे। जो उत्तर प्रदेश में अराजकता करेगा उसके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई होती वो होगी। बिकरू कांड या बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कांड था, उसमें 8 हमारे सीओ और इंस्पेक्टर और सिपाही कई जवान मारे गए हैं। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उस घटना के जो दोषी हैं उनको पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना कानून सम्मत या सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से स्पष्ट निर्देश है, वो हो रहा है। उस संबंध में मैं और ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वहां पर जांच चल रही है और जो जांच के निष्कर्ष आएंगे उसके अनुसार भी आगे कार्रवाई करेंगे। जी चलिए, जांच चल रही है, फर्जी इनकाउंटर है या फर्जी है, इस पर मुद्दे पर जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह कि अपराधी था, उसने 8 लोगों को मारा, 8 जवान शहीद हुए, कानून व्यवस्था के इकबाल पर सवाल खड़ा हुआ, बिल्कुल ठीक है। मुझे उन लोगों के बारे में बताइए, वो पुलिस वाले जो खाकी वर्दी पहने थे, खाकी चोले में थे, पुलिस के साथ बैठे हुए थे और वो पुलिस के विभीषण थे, वही मुखबिर थे। और उनकी वजह से अगर वो सारी चीजें नहीं करते, मुखबरी नहीं करते और पुलिस को जानकारी देते, तो आज हमारे अधिकारी के साथ साथ 8 जवान पुलिस के शहीद नहीं हुए थे। उन पुलिस वालों को कॉलर पकड़कर कब सजा देगी आपकी सरकार? इसके बारे में कौन जवाब देगा? मैं आपको जानकारी दूं, कई ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, जांच की प्रक्रिया चल रही है और जो जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। वो बिकरू कांड हो या प्रदेश के और भी बहुत स्थानों पे इस प्रकार की गतिविधियों का हिस्सा जो भी पुलिसकर्मी बनेगा, जो भी पुलिस का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी बनेगा या कोई प्रशासन के अंदर किसी भी क्षेत्र में गड़बड़ी करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। और कानपुर जैसा एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बिकरू कांड रहा है, उस कांड के जो पीछे के तत्व जो संज्ञान में आए हैं, उसके हिसाब से जो कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जांच शुरू होने से पहले करनी थी, वो कार्रवाई की गई है। बाकी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वह जांच रिपोर्ट आने के बाद जो जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जी, ये बिकरू कांड इसलिए सामने आ जाता है केशव मौर्य जी, क्योंकि थोड़ा ताजा मामला और एक बड़ा विभत्स, बहुत विभत्स, बड़ा नृशंस कांड था, इसलिए सामने आ जाता है बार बार। वरना गाजियाबाद में पत्रकार को गोली भी मारी गई है, कानपुर में फिरौती का पैसा भी दिलवाया गया अपहरणकर्ताओं को और उसके बाद उस बच्चे की हत्या भी कर दी गई और पूरा परिवार बैठा का बैठा रह गया। बहुत लंबी फेरिस्त है, लेकिन कुल मिला के बिकरू कांड के आधार पर मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं। आखिर क्यों वो जो दावा था कि पुलिस का कहर टूटेगा, सरकार सबको पकड़कर या तो जेल भेजेगी या बदमाशों को प्रदेश छोड़ना पड़ जाएगा, वो इकबाल आप क्या संतुष्ट है? बिल्कुल सच बताइएगा, क्या आप संतुष्ट है कि पुलिस का इकबाल बुलंद है, अपराधी खामोश हो गया है? निश्चित तौर से पुलिस कठोरता से निपट रही है अपराधियों के खिलाफ, और जिन लोगों ने अपराध किया है वो जेल गए हैं। जो पहले के अपराधी थे, बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है, उनको जेल भेजा, उनको सजा दिलवाने का काम किया है और लगातार सजा दिलवाने का काम किया जा रहा है। कुछ दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाक्रम घटित हुए, जिनका आप उल्लेख भी कर रहे हैं, उनके दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
हम कतई नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेश की जो 23 करोड़ से अधिक जनता है उनको कोई खरोच भी आवे, किसी अपराधी के द्वारा डराया जाए, किसी भी प्रकार की इस प्रकार की दुखद घटनाएं हो, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन सिस्टम में तमाम सुधार के बावजूद जिस मानसिकता में 15 वर्षों तक जिन लोगों ने काम किया है वह उस मानसिकता में काम करना चाहते हैं, तो वो उस मानसिकता में अब काम करने का समय बीत गया है। अब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना यह हमने लगातार जब से सरकार बनी तब से लगातार किया है। यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना कानपुर की घटी है, उसका हमें अफसोस है और हम उन सभी पुलिस के कर्मियों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उस घटना के एक एक दोषी को पकड़ करके जो कानून सम्मत सजा होती है वो दिलाने का काम जांच रिपोर्ट आने के बाद हम जरूर करेंगे। ये आपको आश्वस्त करना चाहिए, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहिए। केशव जी, बतौर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के एक सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब चाहता हूं आपसे। आप ही की सत्ता थी, आप ही के विधायक थे कृष्णानंद राय, एक डॉन मुख्तार अंसारी ने उनकी हत्या कराई थी, लेकिन गवाहों के मुकर जाने की वजह से सारे 7 आरोपी बरी हो गए। अभी राकेश पांडे उर्फ हनुमान जो एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी था, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है जिसमें मुख्तार अंसारी अपने गुर्गे अभय सिंह जो एक और माफिया है उससे यह कह रहा है कि काट लीनी, मतलब चोटी काट लीनी, मुट्ठी में कर लीनी। यह रिकॉर्डिंग आ चुकी है सामने, अभी पब्लिक डोमेन में पूरी तरीके से आ चुकी है और हमने सबसे पहले और पूरी ताकत से इसको दिखाया कि अब आपकी सत्ता है, वो सत्ता अलग थी 15 साल पहले, आज की सत्ता अलग है। जो आप कहते हैं कि आज हम ज्यादा सख्त हैं, आज इकबाल बुलंद है पुलिस का, क्या उस रिकॉर्डिंग को लेकर क्या सरकार फिर कोई एक प्ली लेगी कि उस डॉन और कृष्णानंद राय की हत्या पर कोई इंसाफ मिल सके कृष्णानंद के परिवार को? देखिए मनोज जी, आपके संज्ञान में होगा, ये कृष्णानंद राय जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। उस समय जो हत्या हुई थी उस समय कौन सरकार में था? मुझे लगता है ये सवाल श्री अखिलेश यादव जी से जरूर पूछना चाहिए था। अपराधियों का मनोबल बढ़ाने और गवाहों का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया था? इस प्रकार के अपराधी कैसे अपना बचाव करने में सफल हो जाते हैं? ये सपा बसपा के ही विधायक और सांसद के रूप में या तो उनके समर्थन से या उनके टिकट पर जीत करके आते रहे और जीत कर आने के बाद उनका जो तांडव रहा है वह पूरा प्रदेश पूर्वांचल पूरी तरह से उसको झेला है। वो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं उस घटना के साथ साथ अन्य कोई भी घटना हो रही है, त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी हैं उनको दंड दिया जा रहा है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके कार्रवाई की जा रही है और जो भी अभी ऑडियो जो अभी सुनाई दे रहा है रिकॉर्डिंग का, उसकी भी जांच करके उसके भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई बचा नहीं पाएगा, ना सपा बचा पाएगी, ना बसपा बचा पाएगी, ना कांग्रेस बचा पाएगी। जी, दर्शकों को यहां मैं बता देना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सच है कि मुलायम सिंह यादव, मायावती, मुलायम सिंह, मायावती और अखिलेश यादव, ये 4 अलग अलग सरकारें रही और इन सरकारों के दौरान मुख्तार अंसारी और अभय सिंह और उनका परिवार अफजाल, ये सारे लोग सांसद और विधायक होते रहे। ये बिल्कुल सच है। सारे गवाह हॉस्टाइल हुए, ये भी बिल्कुल सच है। लेकिन मौर्य जी से मेरा सीधा सवाल यही था कि क्या उस मामले को लेकर सरकार फिर कुछ आगे प्ली करेगी? ये सरकार क्या करेगी, ये मौर्य जी से जानना चाहता था मैं। मौर्य जी क्या बताएंगे या मैं आगे बढ़ूं और अगला सवाल करूं आपसे? मुझे लगता है कि इस पर जो संज्ञान में विषय आया है सरकार उसका अध्ययन कर रही है। जरूरत पड़ेगी आगे बढ़ने की, अपील करने की, वह करेंगे और गवाहों को सुरक्षा देकर के अपराधियों को सजा दिलाना यह पुलिस की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निर्वाह किया जाएगा, उसमें पीछे हटने का सवाल नहीं। जी, थोड़ा विकास पर आते हैं जी। सड़कें गड्ढे मुक्त हैं क्या? बरसात का पानी क्या इलाकों को डुबो नहीं रहा है? क्या बाढ़ के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं? क्योंकि अब तक 300 से 350 गांव जो नदी नेपाल की तरफ से छोड़ी जाती है
उसका जो पानी का ओवरफ्लो होता है और बहराइच से लेके बाराबंकी और पूर्वांचल होता हुआ गंडक नदी में जब ये पानी घाघरा तक आता है, तो जो इलाके हर बार डूबते हैं, क्या उसको बचाने के लिए आपकी बोरियां तैयार है? क्या आपके बांध इतने सक्षम है कि उसको झेल सके? क्या आपने उसकी कोई तैयारी की है? या एक बार फिर हम ये माने कि शिलान्यास हो गया, अब सब भूल जाओ?